जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS21 एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग, संविधान के भाग एवं उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको किसी भी पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो यहीं पे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। इसमें आपको सभी भाग देखने को मिलेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सब आपको विद ट्रिक पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले है भाग एक। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 1 से 4। ठीक है, तो भाग एक में क्या है? भाग एक में है हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद इसमें देखते हैं, 4 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यानी हमारे संघ में कोई भी नए राज्य का प्रवेश कैसे होगा या उसकी स्थापना कैसे हुई है। कौन सा अनुच्छेद बता रहा है? अनुच्छेद 2। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन। यानी अगर हमें किसी नए राज्य का नाम और या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो किस में परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब भाग 2 क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक। तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद में 5 से 11। दोस्तों इसमें देखा होगा आपने अनुच्छेद 4 इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अनुच्छेद वही पढ़ाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 हमारा कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय नागरिकता किसको किसको मिली। फिर अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी नागरिकता के अधिकार कब बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद है 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी अगर संसद नागरिकता के अधिकार को बदलना चाहती, कोई संशोधन करना चाहती तो क्या करेगी? अनुच्छेद 11 का प्रयोग करेगी। अब आता है भाग 3। हमारे संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में याद रखना, मूल अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। मूल अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। यानी कानून के नज़र में सब क्या हैं? कानून के नज़र में सब समान हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या जेंडर के अधिकार पर, मतलब महिला पुरुष के आधार पर, या उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन का तात्पर्य ये है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे रिजर्वेशन है, EWS का रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है या SC/ST का रिजर्वेशन है। उसमें अगर कहीं पर भी संशोधन करना है तो किस में संशोधन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी का अंत। यानी छुआछूत हमारे देश में पूरी तरीके से निषेध है। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 17 में। अब अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 18 कह रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियाँ कौन सी उपाधियाँ होती हैं? उपाधियाँ मतलब पहले राजा साहब, नवाब साहब या इस टाइप की जो भी उपाधियाँ होंगी, सेना को छोड़कर उन सभी का अनुच्छेद 18 के अंतर्गत अंत कर दिया गया है। यानी अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि कोई भी अपलाट साहब नहीं है। अब अनुच्छेद 19 पे आते हैं हमारे।
अनुच्छेद 19 क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ विषय अधिकारों का संरक्षण, यानी बोलने के आदि विषय पर कुछ अधिकारों का हमें संरक्षण मिला है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के लिए अगर दोष सिद्धि होगा तो उसके विषय में आप अपना वकील वगैरह कर सकते हैं, ऐसे एक आपको कोई दोषी नहीं मान सकता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये बहुत विस्तृत अब हो चुका है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है, और भी जो प्राइवेसी होती है सब इसी के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 21 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा कितने को मानी जाती है, 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो भी हमारे बच्चे होंगे, बालक बालिकाएं, उनको सरकार फ्री शिक्षा मुहैया कराएगी। ये किसमें है, अनुच्छेद 21 का में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाएं कैसे हो सकती हैं, जैसे मान लो रात में कहीं पर कोई पुलिस अगर जाती है और घर में बिना लेडीज़ अगर पुलिस वाली नहीं है तो नहीं घुस सकती है, ऐसे कुछ और कंडीशंस होते हैं। तो ये अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, बलात्श्रम या मानव के दुर्व्यापार का निषेध। बलात्श्रम का क्या तात्पर्य है कि कोई भी आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता आपसे, और इसका तात्पर्य है कि कोई पहले जैसे होता था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप काम करिए, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। कोई ये नहीं कि आपके कोई संभ्रांत व्यक्ति कि आपके घर उसके घर में काम करना है या उसके खेत में काम करना है, आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। और दूसरा क्या है, मानव के दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का तात्पर्य है कि जैसे पहले होता था दासों की खरीद फरोख्त होती थी, इंसानों को बेचा जाता था, इस तरह का ये अब पूरी तरीके से मना दी है, बंद है इसमें, किस अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी इसमें है 14 वर्ष से कम वर्ष के, 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे वो किसी कठिन परिस्थितियों में किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। यानी इसे याद रखो, 24-14, यानी अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 25 क्या है, अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण कर और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या है, धर्म के अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना, ये आज़ादी आपको दी गई है संविधान के अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आपका कोई धार्मिक कार्य है तो आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए आपको संविधान से स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 क्या है, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी अगर कोई धर्म विशेष के लिए कोई कुछ देता है तो उसमें करो टैक्स से कुछ छूट मिलती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 28 कह रहा है निश्चित और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। निश्चित और शैक्षणिक संस्थानों में और धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होना या ना होना ये आपकी मर्जी है, ये अनुच्छेद 28 आपसे कह रहा है। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 29 और 30 याद रखिए, ये दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अब इसमें संरक्षण में क्या है, संरक्षण में है उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अब इसमें दोनों में एक फ़र्क है, इसमें क्या शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है, इसमें भाषा और संस्कृति इन दोनों की बात की गई है। 29 में क्या है, किसकी बात की गई, अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा और संस्कृति की, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 32 हमसे कह रहा है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी अगर कोई भी मूल अधिकार अगर आपका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में
जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है भाग 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 4 क्या है? भाग 4 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो सबसे पहले याद रखिए भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? हमारा राज्य की नीति के निदेशक तत्व से। ठीक है, नीति निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 4 है। अब अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है हमसे? अनुच्छेद 38 कह रहा है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए। जैसे अभी आपने एक केस देखा होगा, इस समय बहुत हाईलाइट केस चल रहा है मेरठ वाला, जिसमें कोई भी वकील मुस्कान त्यागी जो हैं उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे केसों में गवर्नमेंट या सरकार क्या कर सकती है? उसको एक वकील मुहैया करा सकती है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है उस पर बर्डन, क्योंकि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में एक अंतर याद रखिएगा। मूल अधिकार सरकार को देना ही पड़ेगा, लेकिन नीति निदेशक तत्व में ये है कि सरकार देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो कोई उस पर प्रेशर नहीं है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है? अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 हमसे कह रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब आप इसमें सोच रहे होंगे इसमें क्या है? इसमें आप ये मान सकते हैं जैसे मनरेगा टाइप का काम होता है। तो इसमें क्या है? कुछ दशाओं में काम उनको मिलेगा, अगर उनको काम नहीं मिला है तो मनरेगा में मजदूरी मिल जाती है। शिक्षा और लोक सहायता में जैसे कृषि के लिए सरकार पैसा दे रही है और भी कुछ सुविधाएं देती है। तो ये सब क्या है? सरकारी अनुदान है, सरकार दे रही है अपनी इच्छा से। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सबको मिलना चाहिए, मनरेगा की मजदूरी सबको मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 42 क्या है? अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अब अनुच्छेद 42 बहुत व्यापक बात कर रहा है कि जहां आप काम करेंगे उसकी दशाएं ठीक होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रसूति सहायता, यानी अगर कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी में है और उसकी गर्भावस्था में है तो उसकी उस सहायता का भी प्रबंध होना चाहिए वहाँ पे। अब अनुच्छेद 43 में आते हैं। अनुच्छेद 43 आ रहा है हमसे कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो काम करें उनके लिए निर्वाह मजदूरी, एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने काम कराया और बहुत मिनिमम पैसे दे के छोड़ दिया, एक निश्चित मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 का ये बाद में जोड़ा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो उद्योग हैं, बिजनेस हैं, उसके मैनेजमेंट में कर्मकारों का भी लीडर उसमें भाग लेता है, ताकि कोई भी ऐसा काम ना हो जो मजदूरों के अहित में हो। अनुच्छेद 43 खा क्या है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, क्या याद रखेंगे? 43 खा क्या कहता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 44 एक समान लग रहा है, इसको बहुत आसान ट्रिक है। 44 दोनों एक जैसे हैं तो एक समान नागरिक संहिता, बस सिंपल सा याद हो गया। अनुच्छेद 45 क्या हमसे कह रहा है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे का मतलब हो गया 3 से 6 वर्ष, यानी जिसको आंगनवाड़ी बोलते हैं, प्री प्राइमरी, उसकी शिक्षा का प्रावधान गवर्नमेंट करेगी। अनुच्छेद 46 हमसे क्या कहता है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, SC ST के लिए और अन्य दुर्बल वर्ग जो कमज़ोर तबके हैं समाज के, उनकी शिक्षा के लिए, उनका अर्थ का मतलब धन संबंधी हितों के लिए सरकार प्रयास करेगी। अनुच्छेद 46 ये कह रहा है। अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को
ऊंचा करने का तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 में है जो पोषाहार स्तर है और लोगों का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने का मतलब है कि उसको ठीक करने का, और लोक स्वास्थ्य मतलब सुधार, यानी जो तुम्हारा हेल्थ है उसमें सुधार सरकार करेगी। इसी टाइप में आपने देखा होगा कि आशा बहुएँ होती हैं, आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ से आप जो महिलाएं होती हैं उनको पोषाहार वितरित किया जाता है, लड़कियों को पोषाहार वितरित किया जाता है। ये सब अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। यानी 48 में क्या है, 48 साल का कोई आदमी क्या कर रहा है, कृषि और पशुपालन कर रहा है। बस इतना याद रखना, कृषि और पशुपालन कौन कर रहा है? 48 साल का कोई व्यक्ति कर रहा है। 48 का क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण जो इस समय सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे विश्व में, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसके संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 का के तहत। नीति निषेध तो इसलिए कहा गया है ताकि ऐसा ना हो कहीं पे कोई थोड़ा सा जंगल काटा जाए और मूल अधिकार में होता तो अब तक जो जंगल काटा जा रहा है आप क्या करते, जाके न्यायालय में जाके रुकवा लेते। लेकिन अब इस समय ये गवर्नमेंट की इच्छा पे है कि कौन से जंगल को बचाना है, कहाँ पे जंगल लगाना है और कहाँ पे इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत जंगल को काटा भी जा सकता है। इसमें है अनुच्छेद 48 का में। अनुच्छेद 49 हमसे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के क्या हैं? जो कुछ यादगार चीज़ें, इमारतें हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। जैसे एग्जाम्पल लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है। और स्थानों में मान के चलिए जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, इस टाइप के वस्तुएं हैं जो इनकी रानी लक्ष्मीबाई की तलवार थी, ये सब का संरक्षण कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय, अब हम लोग 50 के हो गए, 50 का मतलब अब राष्ट्र से ऊपर सोचने लगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा की कामना कर रहे हैं, वैश्विक कुटुंबकम के प्राप्त जो हमारी भावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। अब भाग 4 क्या है? भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। ये सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनके जो है समिति के पर ये किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह, अगर पूछे किसके उस पर किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह। और जब ये लागू किया गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, अब इस समय 11 हैं वर्तमान में। और कौन से भाग में? अनुच्छेद 51 का में। अब याद क्या रखना है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है, भाग 4 का में है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें लागू किया गया था। जब लागू हुए तो 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। अब भाग 5 पे आते हैं हम लोग। भाग 5 क्या है? संघ। भाग 5 हमसे बात कर रहा है संघ की। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेके 151 तक, बहुत बड़ा है इसमें पार्ट। अब सबसे पहले इसमें आता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो हम लोग राष्ट्रपति की बातें करते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। भाई राष्ट्रपति होंगे तो उनका निर्वाचन भी होगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि अपने आप जाकर राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, ये अनुच्छेद 58 में कह रहा है। कुछ 2-3 शर्तें आप याद रखिए। सबसे पहले क्या है? 35 वर्ष की आयु से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2 है भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। इसमें क्रॉस क्वेश्चन फंसता है कि अमेरिका में अमेरिकन नागरिक हो, जन्मजात हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंडिया में उसका भारत में जन्मजात नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है? वो पागल, दिवाले या कोढ़ी इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 60 हमसे कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान।
तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, बस इतना याद रखना, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और उसको शपथ दिलाता कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद कौन सा है? 60 है। अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 में है महाअभियोग। बस इतना याद रखना, 60 में शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति जी और 61 में क्या कह रहे हैं? 61 में अगर उनको हटाना है तो उन पर अभियोग चलेगा, महाअभियोग चलेगा। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 में कह रहा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है हमारा? अनुच्छेद 65 कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी राष्ट्रपति अगर कहीं दौरे पर गए हों या और किसी वजह से बीमारी की हालत में या और किसी वजह से किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं कार्य करते हैं तो उनका कार्य कौन करेगा? उनका कार्य उस समय उपराष्ट्रपति जी करेंगे। अब अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमा देना। बस अनुच्छेद 72 याद रखना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमा करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में। वो क्या कर सकता है? दंडादेश को निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की स्पेशल शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी के बारे में, सॉलिसिटर जनरल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या हैं, ये अनुच्छेद 78 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 76 याद रखना, जो महान्यायवादी जी हैं वो अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, अब संसद की बात करते हैं। संसद 79 संसद की बात हो रही है। अब संसद में कौन होते हैं याद रखना, संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब अनुच्छेद 80 में किसके बारे में लिखा है? राज्यसभा के बारे में। 81 में किसके विषय में है? लोकसभा के, यानी 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। अब 89 की बात हम लोग कर रहे हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 में क्या है? लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 98 किसके बारे में बताता है? संसद का एक सचिवालय होगा, ये अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 108 क्या है? इम्पॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, संयुक्त बैठक किसमें है? अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के कौन? अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि तमाम लोग सोचते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। नहीं, राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक क्या है? ये 110 में है। अनुच्छेद 112 में है बजट। बस याद रखना, बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी जिस समय संसद कार्य नहीं कर रही होगी उस समय अगर कोई स्पेशल कानून बनाना हो गया तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? अध्यादेश लाकर उस कानून को लागू कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की अब हम लोग बात करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय का मतलब उच्च न्यायालय से मत लीजिएगा, ये
सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य क्या है? अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ये है कि उच्चतम न्यायालय में जो भी फैसला किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला किया जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाता है और उसका रेफरेंस भी लिया जाता है उच्च न्यायालयों में या जिला न्यायालयों में कि उच्च न्यायालय में इस बिना पर यह फैसला लिया गया था, लिहाजा इस केस में भी वही कंडीशन बनी तो ऐसा फैसला होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 129 में है अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 143 में, ठीक है। अब बात आती है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं CAG, कैग, ठीक है। इसके एक ही अनुच्छेद याद रखना है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? अनुच्छेद है 148। अब भाग हम लोग 6 पे आते हैं। अभी भाग 5 में क्या था? संघ था। अब भाग 6 में कौन है? भाग 6 में है राज्य। अनुच्छेद क्या है? 152 से लेके 237 तक। इसमें सबसे पहले आते हैं राज्यपाल, ठीक है। इनका अनुच्छेद 152 से लेके 162। तो अनुच्छेद 153 में क्या बात कही गई है? राज्यों के राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 153 कहता है। 157 में क्या है? राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ क्या है, यानी क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वही है 35 वर्ष से ज़्यादा कम उम्र नहीं होनी चाहिए, उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो भारत के जन्मजात नागरिक होने चाहिए, ठीक है। पागल, दिवालिया, कोढ़ी ना हो। अनुच्छेद 161 क्या कहता है? क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, यानी जैसे राष्ट्रपति जी को शक्ति दी गई थी उसी तरह से राज्यपाल जी को शक्ति मिली। राज्यपाल जी को शक्ति किस में मिली? किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत। अब राष्ट्रपति जी को किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये आप लोग कमेंट में करके लिखेंगे। अब राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, अनुच्छेद 163 से लेके 167 तक। अनुच्छेद 163 कौन क्या बात करता है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 165 क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। जैसे सॉलिसिटर जनरल वहाँ का होता है केंद्र का, वैसे यहाँ का राज्य का महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 167 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 168 से लेके 213 तक है। अब 168 में क्या है? 168 में है राज्यों के विधानमंडलों का गठन किया जाना है। 169 में है राज्यों में विधान परिषद। अब 168 में क्या याद रखना? विधानमंडल। 169 में क्या है? विधान परिषद, ठीक है। 170 में क्या है? विधान सभाओं। विधानमंडल में विधान परिषद, 169 और 170 में विधान सभा, ठीक है। 171 में विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी? 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रखना, विधानसभा तो सभी जगह पे होंगी, सभी राज्यों में अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 187 में बात की गई है राज्य के विधानमंडल का एक सचिवालय होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ में बना हुआ है। 199 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है, जैसे वहाँ पे थी वैसे यहाँ पे है। अनुच्छेद 202 में क्या है? अनुच्छेद 202 में है राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राज्यों का बजट, अनुच्छेद 202 में है।
अनुच्छेद 213 में क्या है? अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। जैसे उसमें वहाँ राष्ट्रपति जी की थी, यहाँ राज्यपाल जी की है कि जब विधानमंडल में जो है कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल किसी कानून को अध्यादेश के रूप में ला सकते हैं, लेकिन जब वो काम करने लगेगी तो 6 सप्ताह में उसका पास होना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय की बात अब करेंगे। अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक। 214 में क्या है? राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे। 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय में भी जो फैसले होंगे उनको लिखित रूप में रखा जाएगा। अनुच्छेद 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाना है। अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ जो ली गई है वो 219 में है। 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, अगर कहीं कहीं पर ऐसी कंडीशन है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अब अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाग 7 में क्या है? प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य जो थे जो अब नहीं है, यानी इस भाग को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 क्या हो गया? निरस्त। इसको याद रखना, भाग 7 क्या हो चुका है? निरस्त। ठीक है। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी जैसे दिल्ली, तुम्हारा संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप है, और अब तो जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। ठीक है, ये सब क्या है? संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक? 239 से लेके 242 तक। सबसे पहले 239 में देखते क्या लिखा है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। कहीं कहीं पे चुनाव होते हैं, कहीं कहीं पे कोई चुनाव नहीं होते हैं, उपराज्यपाल ही सीधे प्रशासक होता है। ये अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है। 239 का स्पेशल कानून है दिल्ली के संबंध में। 239 किसकी बात कर रहा है? दिल्ली की बात कर रहा है। 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। जैसे राज्य के लिए उच्च न्यायालय होते हैं वैसे संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय होंगे। भाग 9 क्या है? भाग 9 में है पंचायतें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पंचायतें भाग 9, पंचायतें भाग 9 ऐसे याद रख लेना, 2-3 बार रट्टा मारना। पंचायतें भाग 9। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 243 से 243 णा तक। ठीक है। अनुच्छेद 243 का में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा में है पंचायतों की संरचना। 243 का में ग्राम सभा है, 243 खा में पंचायतों की संरचना है। पंचायतों में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायत है, और पंचायतों के विषय हैं 29। अब भाग आ रहा है 9 का। 9 का किसके बारे में है? नगर पालिका। याद रखना, 9 का नगर पालिका, 9 पंचायतें, 9 का नगर पालिका। ठीक है। अनुच्छेद इसका है 243 ता से लेके अनुच्छेद 243 याछा तक। ठीक है, 243 याछा तक। 243 था में नगर पालिकाओं का गठन की बात की गई है। अब भाग 9 में क्या है? 9 खा में है सहकारी समितियां। 9 खा में है सहकारी समितियां। 243 या जा से लेकर अनुच्छेद 243 या ना तक। इसमें बस इतने याद रखना, 9 खा भाग 9 खा सहकारी समितियां। भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र मतलब एसटी क्षेत्र जो है उनके बारे में चर्चा की गई 244 से 244 का तक। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रसार। अब भाग आते हैं भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच कैसे संबंध होंगे, ये भाग 11 में लिखा है। 245 से लेके 263 तक। संघ राज्य विधायी संबंध, अब अलग अलग संबंध है। पहले बात हम लोग करते हैं विधायी संबंध कैसे होंगे, 245 से 255 तक।
249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची का कोई ऐसा विषय हो जो राष्ट्रीय हित में हो, उस पर संसद कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 249 याद रखना। संसद को स्पेशल शक्ति देती है राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की। 253 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार है किसी राज्य का तो उसको कैसे करा जाएगा, ये अनुच्छेद 253 में लिखा हुआ है। संघ राज्य प्रशासनिक संबंध की अब बात करते हैं। प्रशासनिक संबंध है हमारे 256 से लेके 263 तक। 256 में क्या बोला गया है? कहा गया है कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर का नियंत्रण, यानी कुछ ऐसी कंडीशन में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। 256 में है। 262 में क्या कह रहा है? अंतर्राज्यीय नदी, यानी दो या दो से अधिक राज्यों में बहने वाली नदी दोनों का जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय कैसे होगा, ये अनुच्छेद 262 में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज होता है। जैसे देखा होगा कावेरी जल विवाद है, कृष्णा जल विवाद है, ये कई राज्यों में अक्सर सुनने में आता है। अच्छा, उत्तर में ऐसा क्यों नहीं होता है? उत्तर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं उसमें पानी भरा रहता है, तो पानी की कोई कमी है नहीं। लेकिन जो साउथ की नदियाँ हैं वहाँ पे पानी की कमती है, पूरे साल नदियाँ जलवाहिनी नहीं होती हैं, तो हर राज्य क्या करना चाहता है? उस नदी के जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है, इसीलिए उनके बीच विवाद होता है। इसमें किसमें है? अनुच्छेद 262। अब भाग हम लोग आते हैं भाग 12 में। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेके 300 का तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। बस ये याद रखना, क्या फाइनेंशियल की बात कर रहा है। भाग 12 फाइनेंस की बात कर रहा है। संघ राज्य वित्तीय संबंध क्या है? तो 267 है आकस्मिकता निधि होगी एक, ये अनुच्छेद 267 में लिखा है। 280 में लिखा है वित्त आयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे किसी भी एग्ज़ाम का, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको तो मिलेगा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, इसको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल रट्टा होना चाहिए। अनुच्छेद 300 का क्या कह रहा है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए। ये पहले मूल अधिकार था, अब कानूनी अधिकार बन गया है। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारत के किसी भी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, आ जा सकते हैं। तो इसकी छूट आपको कहाँ मिली है? कहाँ लिखा हुआ है? 301 से लेके 307 तक। अब भाग 14 की बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। भाग 14 क्या कह रहा है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो IAS IPS वगैरह जो वैकेंसीज होती हैं, जो पूरे ज़िले का नियंत्रण रखते हैं, या पूरे देखा जाए तो स्टेट का ही नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो वो भाग किस में है? भाग 14 में है, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। तो अनुच्छेद 312 क्या है? अनुच्छेद 312 कह रहा अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। किसके लिए? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग की बात किस में की गई है? 315 में, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं किस में? 312 में। अनुच्छेद 320 है लोक सेवा आयोगों के कृत्य, उनके क्या कार्य होंगे लोक सेवा आयोग के, अनुच्छेद 320 में है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, भाग 14 का, ये क्या है? अधिकरण, अनुच्छेद 323 का एवं अनुच्छेद 323 का। ये है अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, निर्वाचन की बात कर रहा है। जब तक चुनाव नहीं
तब तक देश कैसे चलेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे सांसद बनेंगे। तो ये किस में दिया गया है, ये सारा का सारा प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 15 में, सॉरी भाग 15 में निर्वाचन है। और इसका अनुच्छेद है 324 एवं से लेके 329 का तक, 324 से लेके 329 का तक। तो 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है। ठीक है, तो 324 याद रखना, 324 ये याद रखना, निर्वाचन आयोग, क्या याद रखना है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। 326 में क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। जो यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार का मतलब होगा 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी पुरुष या महिलाएं होंगी वो सब क्या करेंगे, इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अपना मत दे सकते हैं। अनुच्छेद, अब भाग बात आती है भाग किसकी, भाग 16 के। 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद है 330 से 342, अनुच्छेद 16 है। विशेष प्रावधान किसके लिए है, अभी आगे देखते हैं। 300 में है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का रिजर्वेशन, जो हर 10 साल के लिए था, हर 10 साल में उसको बढ़ाया जा रहा है। यानी एससी के लिए सीटों का आरक्षण। 331 क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 2 सीटें इनको दी जाती थी, अब उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये यानी ये अनुच्छेद कैंसिल हो चुका है। अब अनुच्छेद 332 क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी अब बात हो रही है एसटी की, एसटी का आरक्षण कहाँ कितना होगा, ये अनुच्छेद 332 में है। 330 में एससी रिजर्वेशन की बात हो रही है, 332 में किसकी बात हो रही है, एसटी रिजर्वेशन की बात हो रही है। 338 में किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का में किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यानी 338 में एससी आयोग और 338 का में क्या है, एसटी आयोग। ऐसे आपको जल्दी याद होगा आसानी से। अब हम लोग बात करते हैं, जब सबका आयोग है तो हमारा ओबीसी का है पीछे रहेगा। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। यानी ओबीसी आयोग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो कहाँ पे, बस इतना याद रखना, पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 341 में क्या है, अनुसूचित जातियां हैं, यानी फिर बात हो रही है एससी की। और 342 में क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं। अब भाग आता है भाग 17, याद रखना भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। कौन सी है, कहाँ पे है, भाग 17 में। ठीक है, तो 243 में कहा गया है संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, 343 में कहा गया संघ की राजभाषा। 345 में कहा गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हो सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कौन सी हैं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, अनुच्छेद 350 का में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। यानी जो प्राइमरी की टीचिंग होगी वो उसके बच्चे के माँ की भाषा पर दी जाएगी, पिता की भाषा पर नहीं दी जाएगी। सॉरी, मतलब मातृभाषा का मतलब होता है जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की भाषा, मातृभाषा मतलब लोकल भाषा। 351 क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस में है, अनुच्छेद 351 में है। अब भाग बात आती है भाग 18। भाग 18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपातकाल की बात की गई है अनुच्छेद 18 में। इसमें अनुच्छेद है 352 से लेके 360
360 तक, अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपात उपबंध भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाग 18 साल का युवा क्या कर सकता है? आपात ला सकता है। कैसे? इलेक्शन में भाग लेगा तभी तो सरकारें बदलता है वो। तो अब याद हो गया होगा। अब याद रहेगा कि आपात उपबंध किस में है? भाग 18 में है। इसमें अनुच्छेद याद रहता है, भाग नहीं याद रहता है। अब 352 में क्या है? आपात की उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है 352। सिंपल याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। 352। 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी जब राज्य में सरकारें सही से नहीं कार्य कर पाती हैं तो तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसी को अनुच्छेद 356 में वर्णित किया गया है। अब अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात के बारे में लिखा गया है। इसका भारत में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है और ना हो, ऐसा हम लोगों के विशेष है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। भाग 20 में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 20 याद रखना। संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद याद रहता है संविधान का संशोधन 368, लेकिन भाग नहीं याद रहता है। संविधान का संशोधन कौन करेगा? 20 करेगा। 20 भाग 20 2020 का गेम चल रहा है, ऐसे याद रखना। भाग 20 याद रखना, संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान का संशोधन करने का संसद की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है, भाग 20 में है। ठीक है। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, मतलब जब कभी कोई विशेष स्थिति पैदा होती है तब अनुच्छेद भाग 21 में उसका विधान किया गया है। इसमें भाग है 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक। सबसे इम्पोर्टेंट था 370, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जो थे, अस्थायी उपबंध थे, वो अब निश्चित कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 370 था। अनुच्छेद भाग हम लोग अब बात करेंगे लास्ट भाग 22 के, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 343 से 395 तक है। 394 का में लिखा है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, बस आज का ये विशेष कार्यक्रम यानी विशेष चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने पूरा पढ़ा है इसको 1 या 2 बार और रिवाइज करिए और आपको 100% संविधान का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।